दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। और उसमें स्टोरी चल रही है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगरदेह। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जो लेपर्ड ने बछड़े को मारा हुआ था और जिसे कि हमने झाड़ी से हटा के खुले में रख दिया था और वहीं पर आधे गिरे हुए बरगद के पेड़ के ऊपर में बैठा था, तो शिकार के चारों तरफ हमने सूखी पत्तियां बिखरा दी। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, इतनी सावधानी से और बिना किसी आवाज के वो चल कर आते हैं और शिकार को छीन कर या उठाकर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप सूखी पत्तियां चारों तरफ बिखरा देंगे तो फिर लेपर्ड जब आएगा तो कुछ ना कुछ आवाज होगी। अब जब गांधी टॉर्च लेकर आया तो काफी अंधेरा हो गया था, तो मैंने दोनों आदमियों को साथ में भेज दिया। ये कहा कि और किसी को इस तरफ आने मत देना और तुम लोग भी तब तक मत आना जब तक कि तुम्हें बुलाया ना जाए। अब मैं अपनी आसान सी चढ़ाई चढ़ गया, यानी कि वो 30 डिग्री के एंगल पर झुके हुए बरगद के पेड़ पर मैं चढ़कर बैठ गया। अब मैंने रियलाइज किया कि जो मेरे पैर नीचे लटक रहे थे उनकी ऊंचाई जमीन से मात्र 3 फीट की थी। अब मेरे पैरों को देख के लेपर्ड कहीं पहचान ना जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने रुमाल को 2 हिस्सों में चीरा और उसमें कुछ टहनियां बांध दी ताकि मेरे पैर झाड़ी की तरह से नजर आए। बाकी कोई दूसरा कैमोफ्लेज बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बरगद का पेड़ था भले ही वो गिरा हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में थी और वो पेड़ जिंदा था। उसकी पत्तियां हरी भरी थी, इतनी ज्यादा कि लेपर्ड की तीक्ष्ण निगाहों से, यानी तेज देखने की शक्ति होने के बावजूद, वो लेपर्ड मुझे देख नहीं सकता था। हाँ, अगर मैं हिलता तो फिर वो लेपर्ड मुझे पहचान जाता, लेकिन मैं माहिर था बिना हिले डुले पूरी रात पत्थर की तरह पेड़ पर बैठे हुए। हालांकि सुबह मुझे दर्द का एहसास होता था। हालांकि ऐसा करने में महारत हासिल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 50% डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, 20% प्रैक्टिस और 30% बेवकूफी। अब थोड़ी ही देर में वो दोनों आदमी जंगल के बाहर जा चुके थे। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, उस तरफ जाते हुए जहां लेपर्ड ने उस बछड़े को मारा था। उन लोगों से मैंने बोल दिया था कि जब जाओ तो जोर जोर से बातें करते हुए जाना, ताकि अगर लेपर्ड देख रहा हो और उसे यह एहसास हो कि उसके शिकार के पास कोई तो आया था, तो जो भी आया था वो चला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। और जब मैं 13 साल का था और अपना मैंने दूसरा लेपर्ड मारा था, तो इसी तरीके से मारा था। अब रात को मुझे तारे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि घना जंगल था और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। अब मुझसे 10 गज की दूरी पर मेरे सामने, या फिर शायद थोड़ा सा बाईं तरफ, वो मरा हुआ बछड़ा पड़ा हुआ था। लेकिन इतना नजदीक होने के बावजूद वो बछड़ा हल्का हल्का मुझे नजर आ रहा था थोड़ी देर तक, और उसके बाद तो उतना नजर आना भी बंद हो गया। अब इस तरह से जंगल में बैठना जहां कोई भी आदमी आपके आसपास नहीं हो, यह आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। अब ऐसी बातें जिन्हें कि आपको अगले दिन सुबह ही भूल जाना चाहिए था, आप नहीं भूलते सालों तक। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं ये घटनाक्रम लिख रहा हूं, इस बात को बरसों बीत चुके हैं, लेकिन मुझे एक एक बात याद है। मुझे यहां तक याद है कि मेरे पीछे कुछ चूहे आवाज कर रहे थे और उनकी आवाज को मैं साफ साफ सुन पा रहा था। जंगल में और दूसरी आवाजें भी थीं। नाइट जार बार बार बोल रहा था और ऐसा लगता था कि हर बार उसके बोलने का तरीका बदल गया है। गांव में जहां पर हमारा कैंप लगा हुआ था, उसके पास से सियार भी आवाज कर रहे थे।
पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। कभी तो सिवेट और कभी नेवले पत्तों के पीछे से निकल जाते थे। अब रात के 9 बज रहे होंगे जब मुझे एक भारी भरकम जानवर के चलने की आवाज आई। जिस पेड़ पर मैं बैठा था उसके बाईं तरफ से दूरी रही होगी करीब 40 गज की। अब एक भारी जानवर पहाड़ी से चल के नीचे को आ रहा था और जिसके कदम या तलवे सॉफ्ट थे। अब कुछ कदम चलने की आवाज फिर से आई और उसके बाद 15-20 मिनट तक कोई दूसरी आवाज नहीं आई। मुझे मालूम चल चुका था कि ये लेपर्ड है और वो ये मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ पर उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अब जब लेपर्ड को पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पर उसके लिए कोई खतरा नहीं है, तो वो सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां पर इस बछड़े को उसने पहले रखा हुआ था। मैं उसके कदमों की आहट को महसूस कर पा रहा था और जब वो नजदीक आ गया तो उसके सांस लेने की आवाज को भी मैं सुन पा रहा था। उस दिन हवा जोरों से नहीं चल रही थी और जब लेपर्ड को ये मालूम चला कि जहां पर उसने वो शिकार छोड़ा था वहां पर वो शिकार नहीं है, तो उसने हल्की सी गुर्राने की आवाज निकाली। अब वो ढूंढ रहा था कि उसका शिकार गया तो कहां गया। एक बार तो वो ढूंढते ढूंढते मेरे लटके हुए पैरों के नजदीक से गुजरा। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पे पहुंच गया जहां पर वो बछड़ा पड़ा था या फिर जहां उसे मैंने शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उस बछड़े को उसने सूंघ कर नहीं ढूंढा था। वो बड़े बड़े सर्किल ले रहा था और उस दौरान उसे वो शिकार मिल गया था। फिर मुझे आवाज आई जब वो उस बछड़े को घसीटने की कोशिश कर रहा था और वो आवाज इसलिए आई क्योंकि वहां पर मैंने सूखे पत्ते बिछाए हुए थे। जैसे ही वो आवाज आई मैंने टॉर्च जला दी। मुझसे करीब 8 गज की दूरी पर एक बड़ा पावरफुल मेल लेपर्ड खड़ा था। उसने उस बछड़े को करीब करीब जमीन से आधा उठाया हुआ था। उसने बछड़े को गर्दन से पकड़ा हुआ था। अब मैंने बड़ी ही सावधानी के साथ उस लेपर्ड की गर्दन पर निशाना लिया क्योंकि निशाना बहुत नजदीक से लगाया जा रहा था। तो राइफल की नाल को थोड़ा नीचे रखा। सावधानी के साथ मैंने दबा दिया ट्रिगर। अब जब राइफल के धमाके के साथ जो हुआ वो मुझे कुछ बेवकूफी सा लगा। अब मुझे लेपर्ड के पीछे बुलेट की धूल उड़ती दिखाई दी। लेपर्ड ने शिकार को नीचे गिरा दिया। एक छलांग में नजरों से ओझल हो गया। यानी कि मेरा राइफल का निशाना इतने नजदीक से चूक गया था। अब मैंने अपनी टॉर्च बंद कर ली। जंगल में एकदम सन्नाटा था क्योंकि राइफल का धमाका हुआ था। राइफल के धमाके के बाद कोई दूसरी आवाज आ नहीं रही थी। अब मुझे लग रहा था कि जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो क्या पता राइफल की जो आखिरी पत्ती होती है जिसे देख के निशाना लगाया जाता है वो शायद हल्की सी टेढ़ी हो गई होगी, तभी तो निशाना चूक गया। हालांकि उसको मैंने अपने हाथ से चेक किया था, वो परफेक्ट पोजीशन में थी। अब जो भी हो, इतना ज्यादा गलत निशाना इतने नजदीक से, अब मैं उसके लिए कोई बहाना नहीं ले सकता। अब ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई नर्वसनेस थी। मैंने लेपर्ड को इतने नजदीक से कई बार मारा है। अब मैंने बहुत सारे घायल टाइगर और लेपर्ड को मारा है और मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि वो मेरे कितने नजदीक है। कहा जाता है कि एक बिल्ली के 9 जीवन होते हैं और ये तो बहुत बड़ी बिल्ली थी। मुझे मालूम था कि वो लेपर्ड घायल नहीं हुआ है। मेरा निशाना साफ साफ चूक गया है। क्यों चूक गया है इसका जवाब मेरे पास उस दिन भी नहीं था। उसका जवाब मेरे पास आज भी नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने लेपर्ड पे गोली चलाई टॉर्च की रोशनी में, उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, वो दूसरी तरफ देख रहा था। तो उसने ना मुझे देखा है ना ही उसने टॉर्च को देखा है। तो इस बात की संभावना है कि वो अपने शिकार पर वापस लौट कर आए। एक जानवर जो कि बंदूक के धमाके से भयभीत हो जाता है, बस थोड़ी ही देर के लिए भयभीत होता है। थोड़ी देर बाद वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा पा लेता है, अगर तो वो घायल ना हुआ हो तो।
क्योंकि उस धमाके को कई बार वो बिजली चमकने की आवाज समझ लेते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि कोई पेड़ गिर गया है। खास तौर पर लेपर्ड वापस आ जाता है अपने शिकार पर। टाइगर थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस होता है। मुझे एक ऐसा केस मालूम है कि जिसमें लेपर्ड अपने शिकार पर बार बार वापस आ रहा था, जबकि उस पर 8 बार राइफल से गोली चलाई गई थी उसी दिन, और उसकी स्किन पर खरोंच भी नहीं आई थी। यानी कि जो शिकारी था वो मुझसे थोड़ा ज्यादा अच्छा शिकारी था, क्योंकि जितना अच्छा शॉट मैंने अभी लगाया है उसने 8 बार लगाया। तो मैं अब चुपचाप दोबारा बैठ गया, इंतजार करने लगा उस लेपर्ड का। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा बेवकूफ भी हूं, लेकिन आधी रात के बाद मुझे फिर से आवाज सुनाई दी उस लेपर्ड के वहां आने की। इस बार वो लेपर्ड ज्यादा सावधान था, बार बार चक्कर काट रहा था। वो डायरेक्ट उस शिकार पर नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो थोड़ी देर के बाद शिकार पर आया, तो शिकार के चारों तरफ जो पत्तियां मैंने बिखराई थी, उन पत्तियों ने मुझे दोबारा सिग्नल दे दिया। अब जब मैंने टॉर्च जलाई, शिकार के ऊपर ही वो खड़ा था, सामने अच्छा निशाना था। बस देरी थी तो ट्रिगर दबाने की। लेकिन उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी गर्दन साफ नहीं दिखाई दे रही। अब मुझे याद था कि पिछला निशाना मैंने कितने बेवकूफी भरे तरीके से मिस कर दिया था, तो इस बार मैं ज्यादा सावधान था। अब मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मैं इतना आसान शॉट कैसे मिस कर चुका हूं। मेरा भाग्य अच्छा है कि ये लेपर्ड उसी रात दोबारा आ गया। अब इस गोली में मुझे उसे गिरा देना है। मुझे गांव से कुछ लोग बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा भारी भरकम लेपर्ड है। बहुत ही अच्छा नमूना है, यानी कि बहुत अच्छा स्पेसिमेन है एक बड़े लेपर्ड का। अब मैंने बड़े ही सावधानी पूर्वक उसके कंधे से 2 इंच की दूरी पर निशाना लगाया, जहां होती है डेल्टॉइड मसल। जैसे ही धमाका हुआ बंदूक का, लेपर्ड ने एक टर्न लिया, गायब हो गया। इस बार मैंने राइफल दोबारा लोड कर ली थी, लेकिन इतना मौका मिला नहीं कि मैं दूसरा शॉट मार सकूं। अब लेपर्ड ने कोई आवाज नहीं की। ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं दिख रहा था कि गोली उस लेपर्ड को लगी है। हालांकि इस बार बुलेट मुझे जमीन पर लगती हुई दिखाई नहीं दी थी, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि निशाना फिर चूक गया। अब क्या गलती हो रही थी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि यह कुछ नहीं है, बस खराब निशानेबाजी है। तो फिर मैं बैठ गया इस उम्मीद में कि क्या पता वो लेपर्ड फिर वापस आए। अब मैं बड़े ही तेजी के साथ इंतजार कर रहा था कि सुबह की पहली किरण आए और मैं इस पेड़ से नीचे उतरूं, अपने पैर फैलाऊं। लेकिन तभी सुबह होने के 1 घंटे पहले मैंने फिर आवाज सुनी उन भारी कदमों की, यानी कि लेपर्ड फिर आ रहा था। अब की बार जो कदमों की आवाज आ रही थी वो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी, पीछे जो बांस की झाड़ियां थी उस तरफ से। इस बात से मैं खुश नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे जो जमीन थी ऊपर को उठती थी। अगर लेपर्ड उस तरफ से आएगा तो करीब 8 फीट की दूरी से वो डायरेक्टली मुझे देख सकता है, और उस वक्त मेरी पीठ उसकी तरफ होगी। अब इस बात ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि वैसे तो मुझे मालूम नहीं है कि लेपर्ड घायल हुआ है, लेकिन अगर वो हो गया है तो घायल लेपर्ड बहुत खतरनाक होता है। अब मैं कितनी भी चिंता करूं, लेपर्ड आया मेरे पीछे से ही। थोड़ी दूरी पर आकर वो रुक गया। अचानक उसने एक ग्राउल किया, तेजी के साथ पलटा, पीछे भागा। अब जब वो ऊंचाई पर चढ़ रहा था, तो उसके तेजी से भागने में कई पत्थर नीचे को लुढ़के। अब मैंने सेफ्टी कैच हटा दिया, राइफल को अपने घुटनों पे रखा और जला लिया अपना पाइप। लेपर्ड जीत गया था, मैं हार गया था। अब वो वहां से चला गया था, उसने मुझे देख लिया था। अब वो दोबारा नहीं आएगा, तो अब क्यों ना पाइप जलाकर स्मोकिंग का आनंद लिया जाए। अब जो नाला था वहां से मुझे फिर कुछ पत्थरों के गिरने की आवाज आई, और एक फीमेल सांबर ने 3 बार अलार्म कॉल करी,
ये बताने के लिए कि लेपर्ड वहां से यहाँ आ गया है। अब जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, मैं उस पेड़ से जंप करके नीचे आ गया, चल पड़ा नाले की तरफ, यानी कि उसी तरफ जहां से पत्थरों के गिरने की आवाज आई थी। वहां पर मुझे नाले के किनारे की रेत में लेपर्ड के ताजे पगमार्क मिले। मुझे वो पत्थर भी नजर आ गया जो लेपर्ड के पैर रखने की वजह से हिला था और जिससे मुझे आवाज आई थी। लेकिन अभी जो रोशनी हुई थी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि मैं वहां पर कुछ ढूंढ सकता। तो मैं एक बड़े से बोल्डर पर बैठ गया, इंतजार करने लगा उजाला होने का, ताकि मैं पता लगा सकूं लेपर्ड की मूवमेंट के बारे में। अब जब थोड़ा और उजाला हुआ, बंदूक की नाल की वो पत्ती मैंने चेक की, वो एकदम सही थी। अब मुझे आज तक नहीं मालूम चल रहा कि दो आसान निशाने मैं कैसे चूक गया। अब जो भारत के जंगल होते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत दो टाइम पर लगते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग और एक लेट इवनिंग, जब या तो सूरज की रोशनी आ रही होती है या फिर जा रही होती है। यानी जंगल का जन्म और मृत्यु ऊंचे पेड़ों की चोटियों से होती है। यानी आते वक्त रोशनी वहां पड़ती है और जाते वक्त आखिर में रोशनी वहीं पड़ती है। अब जब मैं एक बोल्डर पर बैठा था तो पेड़ों की चोटियां, यानी सबसे ऊपर वाले पत्ते ग्रे कलर से ग्रीन नजर आ रहे थे। नाले के पानी से हल्की हल्की भाप सी नजर आ रही थी। जो ओस की बूंदें थीं घास के तिनकों के एज पर थीं और वो सूरज की रोशनी में मोतियों सी दिख रही थी। अब मैं सुन रहा था एक क्रेस्टेड लार्क का गाना। अब ये पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो सबसे जल्दी उठने वाले पक्षियों में होता है। ये पेड़ पर बैठे बैठे भी गाना गाता है, हवा में उड़ते उड़ते भी गाता है। यानी कि जंगली मुर्गे भी इस पक्षी के बाद में ही उठते हैं। अब आसमान गुलाबी सा नजर आ रहा। अब मेरी पहली इच्छा थी कि मैं कैंप पहुंचूं, गर्मा गर्म चाय पीऊं, उसके बाद वापस लौटूं, फिर ढूंढने की कोशिश करूं उस लेपर्ड को। लेकिन मेरा एक मन कह रहा था कि मैं उस जगह पर जाके चेक करूं कि क्या वहां पर खून के निशान हैं या कुछ बाल गिरे हैं जहां पर मैंने 2 बार लेपर्ड के ऊपर गोली चलाई थी। हालांकि मेरा एक मन बोल रहा था कि मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की तसल्ली करना चाहता था। अब सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आ चुकी थी। समय आ गया था कि मैं वहां पर जाऊं और अपनी असफलता को एक बार दोबारा कंफर्म करूं। अब मैं 2 घंटे तक वो एरिया, उसके आसपास का एरिया ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे किसी तरह की कंफर्मेशन मिली नहीं कि मेरी उन दोनों गोलियों में से एक भी गोली लेपर्ड को लगी थी। अब जब मैं कैंप में वापस आया तो मैंने पाया मनोहर उत्सुकता के साथ मेरा इंतजार कर रहा था। उसने 2 गोलियों की आवाज सुन ली थी और वो सोच रहा था कि मैं लेपर्ड के मरने की खबर लेकर आऊंगा। अब जब मैंने चाय के साथ बिस्किट खाते हुए उसे बताया कि कैसे मेरे हाथ में असफलता लगी, तो वो भी उतना ही आश्चर्यचकित हुआ जितना कि मैं हुआ था जब मैंने दोनों गोली चला दी थी। लेकिन वहां पर जो दूसरे गांव वाले आए थे वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप किसी भी तरह का शिकार इस जंगल में नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पूजा ना कर लें खंगरिया बाबा की। अभी भी हम उस रात के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कन्हैया, जो कि कनार गया था पूजा का सामान लाने के लिए और रात को वहीं रुक गया था, पूजा का सामान लेकर आ गया। अब कन्हैया को भी विश्वास हो चला था कि जब तक खंगरिया बाबा की पूजा नहीं की जाएगी शिकार में हमें सफलता नहीं मिलेगी। वो बोला पूजा में मैं भी हिस्सेदार बनूंगा। जंगल के किनारे पूजा के लिए एक खंबा गाड़ा गया। अब अगले 2-3 दिन जंगल में हमने बिताए, टाइगर के पगमार्क ढूंढते हुए, उसके आने जाने के रास्ते ढूंढते हुए और उन जगहों का चुनाव करते हुए जहां पर हम बांधेंगे भैंस के पाड़े, यानी टाइगर के लिए बेट। मनोहर बहुत ज्यादा उत्सुक था क्योंकि इसके पहले उसने कभी टाइगर का शिकार नहीं किया था। ये उसका पहला टाइगर होने वाला था। लेकिन अभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। धोब घाटा से 4 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका कि नाम है
मगरदेह और यहाँ पर रहते हैं भील जनजाति के लोग। अब ये भील जंगल के बहुत अच्छे ट्रैकर माने जाते हैं, उतने ही अच्छे ट्रैकर जितने माने जाते हैं गोंड या कोरकू। ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन बेहतर ट्रैकर है। इनके तो बच्चे भी फंदे लगा लेते हैं और शिकार कर लेते हैं जंगली खरगोश का या फिर गिलहरी का। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ समय पहले तक जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जिसे कि भील खाते नहीं थे, यानी कि वो जंगल में वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जब भील हिंदुओं के संपर्क में आए तो वो उतने ज्यादा ओमनीवोरस नहीं रहे। वो हर कुछ नहीं खाते, लेकिन अभी भी वो नीलगाय खाते हैं और बोलते हैं कि उसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। अब मैंने कहीं और इस बात का जिक्र किया है कि हिंदू नीलगाय नहीं खाते क्योंकि उसके नाम में गाय शब्द आता है। हालांकि ना तो नीलगाय गाय की तरह दिखती है, ना ही वो गाय होती है, क्योंकि वो तो एंटीलोप होती है। तो डोमेस्टिक काऊ से नीलगाय का कोई लेना देना नहीं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नीलगाय अफ्रीकन इलैंड का कजीन है, यानी कि नीलगाय का नाम भ्रमित करने वाला है। इसका जो बुल होता है वो ब्लू या डार्क ग्रे कलर का होता है और जो उसकी फीमेल होती है वो हल्के भूरे रंग की होती है। तो नीलगाय गाय नहीं है। भील इसे खाना बहुत पसंद करते थे, लेकिन हिंदू इसे नहीं खाते, इसका शिकार नहीं करते। अब जो मगरदेह गांव था उसका जो मुखिया था उसका नाम था भीमा। उसकी जो पर्सनालिटी थी वो डिग्निफाइड पर्सनालिटी थी। बड़ी आंखें, गहरी और भारी आवाज। वो धीमे धीमे रुक रुक के बात करता था। उससे बात करते वक्त ये महसूस होता था कि वो एक गंभीर प्रकृति का समझदार इंसान है। और इसका एक सबूत और था कि अक्सर उसके पास बच्चे खेलते रहते थे और वो सारे बच्चे उसे मामा कह के बुलाते थे। अब मैं और भीमा अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि अभी हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं बीता था और मैंने भीमा से पूछा कि अभी पिछले कुछ दिनों में तुम्हें टाइगर, लेपर्ड या भालू की कोई खबर मिली है? तब भीमा ने मुझे जो बात बताई वो अजीबोगरीब बात थी कि वो जो बूढ़ा टाइगर है जो खंडहरों के पास रहता है और ये जो बड़ा मेल लेपर्ड है, ये दोनों दोस्त हैं। अब मैंने इतने साल जंगलों में गुजारे, मैंने कभी नहीं सुना कि एक टाइगर और लेपर्ड आपस में दोस्त हों। अभी भी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं मेरे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि उनमें दोस्ती थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।